अब बताओ दास, मुझे अपनी रथगाड़ी के लिए और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? चुड़ैल गरजी। अंकल एंड्रो डरकर पीछे हट गए। अब जब वो सचमुच उनके सामने थी तो दर्पण में खुद को देखते समय जो भी बेहुदा कल्पनाएं उनके मन में आई थी वे सब उनके अंदर से पिघल सी गई। लेकिन आंट लेटी तुरंत घुटनों से उठीं और कमरे के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। और ये नौजवान औरत कौन है, एंड्रू? क्या मैं पूछ सकती हूं? आंट लेटी ने बर्फ जैसे ठंडे स्वर में कहा। प्रसिद्ध विदेशी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, अंकल एंड्रू हकलाए। बकवास, आंट लेटी ने कहा और फिर चुड़ैल की ओर मुड़कर बोली, मेरे घर से अभी निकल जाओ, तुम बहया औरत, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। उन्हें लगा कि ये कोई सर्कस की औरत होगी और उन्हें नंगी बाहें बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये औरत कौन है? जादिस ने कहा, मेरे सामने घुटनों पर झुको दासी, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। इस घर में बदज़बानी नहीं चलेगी, नौजवान औरत, आंट लेटी ने कहा। उसी क्षण अंकल एंड्रू को ऐसा लगा क्वीन और भी लंबी हो गई। उसकी आंखों से आग चमकी। उसने अपना हाथ उसी भयानक अंदाज में आगे फेंका और वही डरावनी सी ध्वनि वाले शब्द बोले जिनसे उसने अभी कुछ समय पहले चांद के महल द्वारों को राख कर दिया था। लेकिन यहां कुछ नहीं हुआ, सिवाय इसके कि आंट लेटी ने सोचा ये डरावने शब्द शायद सामान्य अंग्रेजी होंगे और बोली, मैंने सोचा ही था, ये औरत नशे में है। नशे में, ठीक से बोल भी नहीं पा रही। ये पल चुड़ैल के लिए भयानक रहा होगा जब उसे अचानक महसूस हुआ कि लोगों को धूल में बदल देने वाली उसकी शक्ति, जो उसके अपने संसार में बिल्कुल वास्तविक थी, यहां काम ही नहीं कर रही। लेकिन उसने एक पल के लिए भी हिम्मत नहीं हारी। निराशा पर समय बर्बाद किए बिना वो झपटी। उसने आंट लेटी की गर्दन और घुटनों को पकड़कर उन्हें ऊपर उठा लिया, मानो वो एक गुड़िया से ज्यादा भारी न हो, और उन्हें कमरे के पार फेंक दिया। आंट लेटी अभी हवा में ही थी कि घर की नौकरानी, जिसके लिए ये अब तक का सबसे रोमांचक सुबह थी, ने दरवाजे से सिर अंदर करके कहा, अगर इजाजत हो। सर, हैंडसम आ गई है, आगे चलो। दास, चुड़ैल ने अंकल एंड्रू से कहा, वो कुछ अफसोसजनक हिस्सा मुझे विरोध करना चाहिए जैसा बड़बड़ा रहे थे, लेकिन जादिस की एक ही नजर ने उन्हें चुप करा दिया। वो उन्हें कमरे से बाहर और फिर घर से बाहर धकेलती चली गई और डिगी सीढ़ियों से भागते हुए बस इतना ही देख पाया कि सामने का दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। ओहो, उसने कहा, वो लंदन में आजाद घूम रही है और साथ में अंकल एंड्रू भी। अब क्या होने वाला है? ओह मास्टर डिगी, नौकरानी ने कहा, जो वास्तव में एक शानदार दिन का अनुभव कर रही थी, मुझे लगता है मिस कैटली को चोट लगी है। दोनों फौरन ड्राइंग रूम में भागे। अगर आंट लेटी नंगे फर्श पर या यहां तक कि कालीन पर गिरती तो शायद उनकी सारी हड्डियां टूट जाती, लेकिन बड़ी किस्मत से वो गद्दे पर गिरी थी। आंट लेटी बहुत मजबूत औरत थी। उन दिनों की आंटियां अक्सर होती थी। थोड़ा सा साल वॉलेटाइल लेने और कुछ मिनट बैठने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें बस कुछ चोटें आई हैं, और बहुत जल्द ही उन्होंने स्थिति संभाल ली। सारा, उन्होंने नौकरानी से कहा, जिसने ऐसा दिन पहले कभी नहीं देखा था, फौरन पुलिस स्टेशन जाओ और कहो कि एक खतरनाक पागल औरत आसपास घूम रही है। मिसेस किर्क का खाना मैं खुद ले जाऊंगी। मिसेस किर्क निश्चित रूप से डिगी की मां थी। जब मां का खाना दे दिया गया तो डिगी और आंट लेटी ने अपना भोजन किया। इसके बाद डिगी गहरा सोचने लगा। समस्या ये थी कि चुड़ैल को कैसे वापस उसके संसार भेजें, या कम से कम हमारे संसार से जितनी जल्दी हो सके बाहर करें। जो भी हो, उसे घर में हंगामा नहीं मचाने देना था। मां को वो दिखनी नहीं चाहिए, और अगर संभव हो तो लंदन में भी उसे कहर नहीं बरपाने देना चाहिए। डिगी ड्राइंग रूम में नहीं था जब उसने आंट लेटी को भस्म करने की कोशिश की, लेकिन वो चांद में उसका भयानक विनाशकारी जादू देख चुका था। उसे नहीं पता था कि उसकी शक्ति यहां काम नहीं कर रही, और वो जानता था कि वो हमारे संसार पर राज करना चाहती है। इस समय उसे लगा कि शायद वो बकिंगहैम पैलेस या हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को उड़ा रही होगी, और शायद कई पुलिसमैन धूल के ढेर बन चुके होंगे, और वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन रिंग तो चुंबक की तरह काम करती है, डिगी ने सोचा। अगर मैं उसे छू लूं और फिर पीली रिंग पहन लूं तो हम दोनों वुड बिटवीन द वर्ल्ड्स में पहुंच जाएंगे। क्या वो फिर वहां बेहोश होगी? क्या वो जगह ऐसा करती है, या अपने संसार से खींचे जाने का झटका था? पर मुझे जोखिम उठाना ही होगा। अब उसे ढूंढूं कैसे? अंत में उसे समझ आया कि वो बस यही कर सकता है
कि इंतजार करे और आशा करे कि अंकल एंड्रू और चुड़ैल वापस लौट आए। अगर वे लौट आए तो उसे तुरंत निकलकर चुड़ैल को पकड़ लेना होगा और पीली रिंग पहन लेनी होगी, इससे पहले कि वो घर में घुसने पाए। इसका मतलब था कि उसे सामने के दरवाजे को लगातार देखना होगा, जैसे बिल्ली चूहे के बिल को देखती है। वो एक पल के लिए भी अपनी जगह छोड़ नहीं सकता था। वो डाइनिंग रूम में गया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। ये बोविंडो था, जहां से सामने के दरवाजे की सीढ़ियां और सड़क दोनों दिखते थे। पॉली क्या कर रही होगी? डिगई ने सोचा। पहला आधा घंटा बेहद धीमी गति से बीता, लेकिन आपको सोचने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूं पॉली क्या कर रही थी। पॉली देर से घर पहुंची, जूते और मोजे पूरी तरह भीगे हुए। जब उससे पूछा गया कि वो कहाँ थी, तो उसने कहा कि वो डिगई किर्क के साथ थी, और पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके पैर जंगल में एक पानी के तालाब में भीग गए थे। जब पूछा गया कि जंगल कहाँ था, वो बोली उसे नहीं पता। क्या वो पार्क था? उसने सच सच कहा, शायद किसी तरह का पार्क ही होगा। इन जवाबों से पॉली की मां को लगा कि पॉली बिना बताए लंदन के किसी अनजाने हिस्से में घूमने चली गई थी और किसी अजनबी पार्क में जाकर पानी के गड्ढों में कूदती रही। नतीजा, उसे बहुत डांटा गया और कहा गया कि अगर ये फिर हुआ तो वो उस किर्क लड़के के साथ नहीं खेल पाएगी। फिर उसे खाना दिया गया, जिसमें सारी पसंद की चीजें निकाल दी गई, और फिर 2 घंटे के लिए बिस्तर पर भेज दिया गया। इस बीच डिगई खिड़की से बाहर सड़क को घूरता रहा और दोनों को लगा कि समय बहुत धीरे चल रहा है। पॉली को तो बस 2 घंटे काटने थे, लेकिन डिगई हर कुछ मिनट में किसी गाड़ी, किसी वैन या किसी लड़के की साइकिल की आवाज सुनता और सोचता आ गई, और फिर निराश हो जाता। घंटों जैसे लगने लगे। घर बेहद शांत था और मटन की गंध हमेशा की तरह हवा में थी। इसी बीच एक छोटी सी घटना हुई, जिसका असर आगे चलकर महत्वपूर्ण साबित हुआ। एक महिला डिगी की मां के लिए अंगूर लेकर आई। डाइनिंग रूम का दरवाजा खुला था, इसलिए वो आंट लेटी और उस महिला की बातें सुन सकता था। कितने सुंदर अंगूर है, आंट लेटी बोली। अगर कुछ उसे अच्छा कर सकता है तो ये करेंगे। लेकिन बेचारी मेबल, मुझे डर है अब उसे ठीक करने के लिए तो लैंड ऑफ यूथ का फल चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी अब उसके काम नहीं आएगा। बाकी की बातें वे धीमी आवाज में करने लगी। अगर डिगी ने लैंड ऑफ यूथ की बात कुछ दिन पहले सुनी होती तो उसे लगा होता कि आंट लेटी बस यूं ही कह रही है, लेकिन अब उसे अचानक याद आया कि दूसरे संसार वाकई मौजूद है। वो एक में जा चुका है, तो हो सकता है किसी संसार में सचमुच लैंड ऑफ यूथ हो और वहां ऐसा फल हो जो उसकी मां को ठीक कर सके। आशा की एक चुप्ती हुई, लेकिन चमकती किरण उसके दिल में जल उठी। समय खराब गया हो तो आप जानते होंगे, अच्छी आशा से खुद लड़ाई सी होने लगती है, क्योंकि डर होता है कि ये सच न निकले। डिगी भी यही महसूस कर रहा था, लेकिन ये आशा दब नहीं रही थी। और फिर मां ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपना ध्यान चुड़ैल से हटा चुका था। उसकी उंगलियां पहले ही पीली रिंग की जेब में जा रही थी कि उसे अचानक घोड़ों की तेज टापों की आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या है, उसने सोचा। फायर इंजन? कौन सा घर जल रहा है? अरे ये यही आ रहा है। अरे वाह, ये तो वो है। मैं आपको बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन थी। सबसे पहले आया एक हैंडसम। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था और उसकी छत पर बैठी नहीं, बल्कि खड़ी पूरा संतुलन संभाले तेज रफ्तार पर मोड़ काटती हुई एक पहिया हवा में सी। जादिस, क्वीन ऑफ क्वींस, टेरर ऑफ चार्न। उसके दांत चमक रहे थे, उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके लंबे बाल धूमकेतु की पूंछ की तरह पीछे लहरा रहे थे। वो घोड़े को बेरमी से कोड़े मार रही थी। घोड़े के नथुने लाल थे और उसके शरीर पर झाग लग रहा था। गाड़ी सीधे घर के सामने रुकी, 1 इंच से लैंप पोस्ट बचाकर। घोड़ा पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। हैंडसम लैंप पोस्ट से टकराई और टुकड़ों में टूट गई, लेकिन चुड़ैल हवा में छलांग लगाकर घोड़े की पीठ पर जा बैठी। वो उसके कान में कुछ फुसफुसा रही थी, ऐसी बातें जो उसे शांत नहीं बल्कि और पागल कर दे। घोड़ा फिर पिछले पैरों पर उठा। उसका हिनहिनाना चीख जैसा था। वो पूरा आंखें, दांत, खुर, अयाल और पागलपन था। केवल एक शानदार सवार ही उसकी पीठ पर टिक सकता था। डिगे अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि और घटनाएं होने लगी। दूसरा हैंडसम आया, उसमें से एक मोटा आदमी और एक पुलिसमैन कूदे। फिर तीसरा हैंडसम 2 और पुलिसमैन के साथ। फिर 20 लोग साइकिलों पर, घंटी बजाते,
चिल्लाते, मजे लेते हुए। फिर पैदल भीड़, सब गर्मी से हाफते हुए, मगर चेहरे खिल उठे हुए। सभी घरों की खिड़कियां खुल गई। हर दरवाजे पर नौकर नौकरानी झांकने लगी। सब तमाशा देखना चाहते थे। इसी बीच पहला हैंडसम टूटे हुए हालत में पड़ा था और एक बूढ़ा आदमी उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था। 2-3 लोग उसे खींच रहे थे। शायद वो अकेले भी आसानी से बाहर आ सकता था। डिगी समझ गया कि वो अंकल एंड्रू होगा, लेकिन उसकी टोपी चेहरे पर धंसी हुई थी। डिगी भीड़ में शामिल हो गया। वही औरत है, वही औरत। मोटे आदमी ने जादिस की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, अपना फर्ज निभाओ कांस्टेबल। उसने मेरी दुकान से लाखों की चीजें चुरा ली है। उसकी गर्दन में जो मोतियों की रस्सी है वो मेरी है, और ऊपर से मुझे काला सूजा भी दे दिया है। बिल्कुल दिया है साहब, भीड़ में से किसी ने कहा। और जितना बढ़िया काला सूजा है वैसा देखने को मिलना मुश्किल है। कमाल की रही होगी। वाह, कितनी ताकत है इसमें। इस पर तो कच्चा बीफ स्टेक रखना चाहिए मियां, बस वही चाहिए इसे, कसाई के लड़के ने कहा। अब तो बताओ यहां क्या चल रहा है? पुलिस में सबसे बड़े अफसर ने कहा। मैं कह रहा हूं कि इसने, मोटे आदमी ने शुरू ही किया था कि किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे उस बूढ़े कोच वाले को मत भागने दो। उसी ने इसे सब करने को उकसाया है। वो बूढ़ा सज्जन जो साफ साफ अंकल एंड्रू ही था, अभी अभी किसी तरह खड़ा हुआ था और अपनी चोटें सहला रहा था। अब तुम बताओ क्या मामला है? पुलिस वाले ने उससे कहा। उम्फ, फोम्फ, शोम्फ। अंकल एंड्रू की दबे हुए आवाज उनकी टोपी के अंदर से आई। अब बस करो, पुलिस वाले ने सख्ती से कहा। यह कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। ये टोपी उतारो। सुना? कहना आसान था, करना मुश्किल। काफी देर जूझने के बाद 2 और पुलिस वालों ने टोपी के किनारे पकड़कर जबरदस्ती उतार ही दी। थ थ थैंक यू, अंकल एंड्रू कमजोर आवाज में बोले। मैं बहुत हिल गया हूं। कोई मुझे जरा ब्रांडी का छोटा गिलास दे दे तो। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, पुलिस वाले ने अपनी बड़ी नोटबुक और छोटी सी पेंसिल निकालते हुए कहा। क्या तुम उस औरत की जिम्मेदारी लेते हो? सावधान, कई आवाजें उठीं और पुलिस वाला तुरंत पीछे हट गया। घोड़े ने उसे जोरदार लात मारने की कोशिश की थी, जो लग जाती तो शायद उसे मार ही डालती। इस बीच चुड़ैल ने घोड़े को घुमाया ताकि उसके पिछले पैर फुटपाथ पर आ जाए। उसके हाथ में चमकदार लंबी छुरी थी, जिससे वो घोड़े को टूटी गाड़ी के हिस्सों से छुड़ा रही थी। इसी बीच डिगरी चुड़ैल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे छू सके, लेकिन उसके पास वाली तरफ बहुत भीड़ थी। दूसरी ओर जाने के लिए उसे घोड़े के पैरों और घर के बेसमेंट की रेलिंग के बीच से जाना पड़ता, जो किसी भी घोड़े के पास खतरनाक था। और अभी तो घोड़ा बिल्कुल बेकाबू था, लेकिन डिगरी ने दांत भींच लिए और मौका मिलते ही भागने को तैयार हो गया। अब एक लाल चेहरे वाले आदमी ने भीड़ को चीरते हुए आगे आकर कहा, अरे पुलिसमैन, ये घोड़ा मेरा है जिस पर ये औरत बैठी है, और ये गाड़ी भी मेरी है जिसे इसने तिनका तिनका कर डाला। एक समय में एक ही बोले, पुलिस वाले ने कहा। समय ही नहीं है, कैबी चिल्लाया। मैं इस घोड़े को तुमसे ज्यादा जानता हूं। ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है। इसके बापू कैवलरी में अफसर के घोड़े थे, और ये औरत इसे जितना तंग कर रही है उतना किया तो क्ल हो जाएगा। मुझे इसकी लगाम पकड़ने दो। पुलिस वाला खुशी से पीछे हट गया। कैबी आगे बढ़ा और ऊपर देखकर बोला, अब मिस, मुझे इसके सिर तक पहुंचने दो और तुम नीचे उतर जाओ। तुम एक लेडी हो और नहीं चाहोगी कि ये सारा झुंड तुम पर टूट पड़े। घर जाकर चाय पीकर थोड़ा आराम करोगी तो बिल्कुल ठीक महसूस करोगी। वो घोड़े के सिर की ओर हाथ बढ़ाकर बोला, शांत, स्ट्रॉबेरी, पुराने साथी, शांत। तभी पहली बार चुड़ैल बोली, कुत्ते, हमारे शाही घोड़े को हाथ मत लगाओ। हम महारानी जाडिस है। ओ, महारानी हो? अभी देखते हैं, किसी ने कहा। फिर एक और आवाज आई, कोलनी हैच की महारानी के लिए 3 जयकार। और कई लोग हंसते हुए उसका साथ देने लगे। चुड़ैल के चेहरे पर एक पल के लिए गर्व की हल्की लाली आई, लेकिन अगली क्षण जब उसे एहसास हुआ कि ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसका चेहरा बदल गया। उसने छुरी को दूसरे हाथ में लिया और अचानक एक डरावना काम किया। उसने स्ट्रीट लैंप के लोहे के क्रॉसबार को ऐसे उखाड़ लिया जैसे वो चीनी की छड़ी हो। अपनी नई हथियार को हवा में उछालकर घुमाया और घोड़े को आगे बढ़ाया। अब मौका है, डिगरी ने सोचा। वो रेलिंग और घोड़े के बीच से निकलकर आगे दौड़ा।
अगर घोड़ा एक पल को रुक जाए तो वह चुड़ैल की एड़ी पकड़ सकता था। तभी धम, चुड़ैल ने लोहे की छड़ पुलिस अफसर के हेलमेट पर दे मारी। वो आदमी गिर पड़ा जैसे बॉलिंग की पिन। जल्दी करो डिग्री, इसे रोकना ही होगा, उसके पास से किसी आवाज ने कहा। वो पॉली थी, जो अभी अभी नीचे आई थी। तुम कमाल हो, डिग्री बोला, मुझे कसकर पकड़ो। रिंग तुम्हें संभालनी होगी, पीली वाली, याद रहे, और मैं कहूं तभी पहनना। दूसरा पुलिस वाला भी गिर पड़ा। भीड़ चिल्लाई, उसे नीचे गिराओ, पत्थर लाओ, मिलिट्री बुलाओ। लेकिन ज्यादातर लोग डरकर पीछे हट रहे थे। कैबी, जो सचमुच सबसे बहादुर था, अब भी घोड़े के सिर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। एक पत्थर डिग्री के सिर के ऊपर से सीटी बजाते हुए निकला। तभी चुड़ैल की घंटी जैसी तेज आवाज गूंजी। गंदे लोग, जब मैं तुम्हारी दुनिया जीत लूंगी तो इसका एक पत्थर भी नहीं बचेगा। मैं इसे चांद जैसा, फेलिंडा जैसा, सोलोइस जैसा, ब्रामिंडन जैसा कर दूंगी। आखिरकार डिग्री ने उसकी एड़ी पकड़ ली। उसने जोरदार लात मारी। डिग्री के होंठ कट गए और मुंह में खून भर गया। अंकल एंड्रू पास ही चिल्ला रहे थे, मेरी प्यारी महिला, कृपया शांत हो जाइए। डिग्री ने दोबारा एड़ी पकड़ी, फिर फिसल गया। तीसरी बार पकड़ा, मजबूती से, और चिल्लाया, करो पॉली, अब। और पलक झपकते, शोर, भीड़, पत्थर, चीखें, सब गायब। सिर्फ अंकल एंड्रू की चीखें बाकी थी। वे गर्म, हरे धूप वाले वुड के बीच थे। पॉली बोली, अरे देखो, हम तो घोड़े को भी ले आए, और मिस्टर कैटली को, और कैबी को भी। चुड़ैल फिर बीमार सी लगने लगी। अंकल एंड्रू कांप रहे थे। स्ट्रॉबेरी घोड़ा पहली बार शांत हुआ। वो पानी पीने एक पूल में उतरा, लेकिन तभी पॉली बोली, ग्रीन रिंग्स। और सब फिर एक अंधेरी जगह में गिरते चले गए, जहां न रोशनी थी, न हवा, न आवाज। ये चांद नहीं है, चुड़ैल बोली, ये एक खाली दुनिया है। ये कुछ भी नहीं। सचमुच ये सन्नाटा था। कोई तारा नहीं, ऊपर सिर्फ काली चादर। जमीन ठंडी और कठोर, हवा ठंडी, लेकिन नमी नहीं। मेरी बर्बादी आ गई, चुड़ैल ने शांत, ठंडी आवाज में कहा। अंकल एंड्रू तो डर के मारे पागल ही हो रहे थे और शराब ढूंढ रहे थे। कैबी बोला, हिम्मत रखो, अगर हम कोयले की खदान में गिर गए हों तो कोई आकर बचा लेगा, और अगर मर गए हों तो भाई, समुद्र में इससे बुरा होता है, और बेहतर होगा हम एक भजन गा लें। और उसने भजन गाना शुरू कर दिया। बच्चों ने उसका साथ दिया, चुड़ैल और अंकल एंड्रू नहीं। कुछ देर बाद अंकल एंड्रू ने डिग्री को चुपके से खींचा और कहा, चलो बेटा, रिंग पहन लो, भाग चले। लेकिन चुड़ैल ने सुन लिया। मूर्ख, वो कूदी, मैं मन पढ़ सकती हूं। अब कोई भी भाग नहीं सकता था। उन्होंने सुना, अंधेरे के बीच कहीं से एक आवाज गाना शुरू कर रही थी। गहरी, सुंदर, विशाल, धरती जैसी आवाज। फिर आकाश अचानक तारों से भर गया। हजारों तारे एक साथ चमक उठे। ऐसा लग रहा था कि तारे खुद गा रहे हों। सूरज उगा, पहली बार, पहली दुनिया का सूरज। और गाने वाली आवाज एक शेर की थी, एक विशाल, चमकदार, जवान शेर। असलन यह दृश्य इतना अद्भुत था कि कोई बोल नहीं पा रहा था। चुड़ैल ने कहा, यह भयानक दुनिया है, हमें तुरंत भागना होगा। अंकल एंड्रू बोला, हां, बिल्कुल असभ्य जगह है, काश मेरे पास बंदूक होती। क्या तुम इसे गोली मार सकते हो? कैबी ने ताना मारा। जाडिस चीखी, जादू तैयार करो, मूर्ख बूढ़े। अंकल एंड्रू ने चालाकी से कहा, हां हां, बस दोनों बच्चे मुझे छू ले। जाडिस उसकी जेब से रिंग निकालने दौड़ी, लेकिन डिग्री चिल्लाया, रुको, अगर एक इंच भी पास आए तो पॉली और मैं गायब हो जाएंगे, और तुम लोग यहां फंस जाओगे। कैबी बोला, चुप रहो सब, मैं गाना सुनना चाहता हूं। क्योंकि अब गाना फिर बदलने लगा था। शेर उस खाली भूमि पर इधर उधर टहल रहा था और अपना नया गीत गा रहा था। यह गीत उस गीत से अधिक कोमल और मधुर था जिससे उसने तारे और सूरज को बुलाया था। यह कोमल, बहती हुई धुन थी, और जैसे ही वो चलता और गाता, घाटी हरी घास से भरने लगी। ये घास शेर से बाहर फैलती चली गई, जैसे कोई तालाब फैल रहा हो। ये छोटे पहाड़ियों के ढलानों पर लहर की तरह ऊपर चढ़ने लगी। कुछ मिनटों में ही ये दूर पहाड़ों की निचली ढलानों पर चढ़ने लगी
उस नवजन्मी दुनिया को हर पल और भी नरम बनाती हुई। हल्की हवा अब घास को सरसराहट में हिलाती हुई सुनाई देने लगी। जल्द ही घास के अलावा और चीजें भी उगने लगी। ऊंची ढलानों पर गहरे रंग की हीदर उगाई। घाटी की जमीन पर और भी खुरदुरी और गहरी हरी झाड़ियां उभरी। डिग्री नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या है तब तक, जब तक एक उनके ठीक पास आने न लगी। ये एक छोटा नुकीला पौधा था जो अपने चारों ओर दर्जनों शाखाएं निकाल रहा था। उन शाखाओं पर पत्ते उगा रहा था और लगभग हर 2 सेकंड में 1 इंच बढ़ रहा था। ऐसे सैकड़ों पौधे अब उनके चारों ओर थे। जब वे लगभग डिग्री जितने लंबे हो गए तब उसे पता चला वे क्या थे। पेड़, उसने कहा। हालांकि जैसा कि बाद में पॉली ने कहा, यह परेशानी की बात थी कि आपको सब देखने का मौका ढंग से नहीं मिल रहा था। जैसे ही डिग्री ने पेड़ कहा, उसे उछलकर हटना पड़ा, क्योंकि अंकल एंड्रयू फिर से चुपके से उसके पास आ गए थे और उसकी जेब से कुछ निकालने वाले थे। अगर वो सफल भी हो जाते तो भी उनका कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि वो दाहिनी जेब की ओर हाथ बढ़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी भी लगता था कि हरे रंग की अंगूठियां घर लौटने वाली अंगूठियां थी। लेकिन स्वाभाविक है, डिग्री कोई भी अंगूठी खोना नहीं चाहता था। रुको, जादूगरनी चिल्लाई। पीछे हटो। नहीं, और पीछे। अगर कोई भी बच्चे के 10 कदम भीतर आया तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगी। वो हाथ में लोहे की छड़, जो वो लैंप पोस्ट से तोड़कर लाई थी, फेंकने को तैयार पकड़े हुए थी। किसी को भी शक नहीं था कि वो बहुत सटीक निशाना लगा सकती है। तो उसने कहा, तुम लड़के को लेकर अपने संसार भाग जाना चाहते थे और मुझे यहां छोड़ देना चाहते थे। अंकल एंड्रयू का गुस्सा अब डर पर भारी हो गया। हाँ मैडम, बिल्कुल चाहता था, उन्होंने कहा। मेरे पूरे हक में था। मेरे साथ बहुत ही नीच, बहुत ही बेहुदगी से व्यवहार किया गया है। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपके साथ विनम्रता से पेश आया। और मुझे मिला क्या? आपने, और मुझे ये शब्द दोहराना पड़ेगा, एक सम्मानित जौहरी को लूटा। आपने मुझसे बेहद महंगा, बल्कि दिखावे वाला दोपहर का भोजन करवाया, जिसके लिए मुझे अपनी घड़ी और चेन गिरवी रखनी पड़ी। और बता दूं मैडम, हमारे परिवार में कोई गिरवी की दुकान पर नहीं जाता, सिवाय मेरे चचेरे भाई एडवर्ड के, और वो भी सेना में था। उस बेतरतीब भोजन, जिसका असर मैं अभी भी महसूस कर रहा हूं, के दौरान आपकी हरकतों ने पूरे रेस्तरां का ध्यान खींचा। मैं सार्वजनिक रूप से अपमानित हुआ हूं। अब मैं उस रेस्तरां का मुंह नहीं देख सकता। आपने पुलिस पर हमला किया। आपने, ओ छोड़ो ना साहब, जरा चुप भी रहो, कैबी ने कहा। देखो और सुनो, अभी बोलने का वक्त नहीं है। देखने और सुनने के लिए वाकई बहुत कुछ था। डिग्री जिस पेड़ को देख रहा था, वो अब पूरी तरह बड़ा हो चुका बीच का पेड़ था, जिसकी शाखाएं उनके ऊपर धीरे धीरे लहरा रही थी। वे अब ठंडी हरी घास पर खड़े थे, जहां डेजी और बटरकप खिले थे। नदी किनारे विलों के पेड़ उगाए थे। दूसरी तरफ फूलों वाली करंट की झाड़ियां, लाइलेक, जंगली गुलाब और रोडोडेंड्रन उग रहे थे। घोड़ा नई घास के स्वाद लेकर चबा रहा था। इस दौरान शेर का गीत और उसका शाही, धीमा, गरिमामय चलना पीछे और आगे, आगे और पीछे चल रहा था। और डर की बात यह थी कि हर बार मुड़ने पर वो और पास आता जा रहा था। पॉली गीत में अब कुछ संबंध देख पा रही थी। उसे लग रहा था कि संगीत और जो चीजें उग रही थी, उनमें तालमेल है। जब लगभग 100 गज दूर पहाड़ी पर गहरे फर के पेड़ उगे, तो उसे लगा कि ये वही गहरी, लंबी धुन थी जो शेर ने अभी गाई थी। और जब उसने तेज, हल्की धुन गाई, तो अचानक प्रिमरोज हर दिशा में उगाए। और पॉली ने रोमांच से महसूस किया कि सब कुछ जैसे वो कहती थी, शेर के दिमाग से बाहर आ रहा है। जब आप उसके गीत को सुनते तो आपको वही चीजें सुनाई देती जो वो बना रहा था। जब आप आसपास देखते तो उन्हें होते हुए देखते। ये इतना अद्भुत था कि उसे डरने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन डिग्री और कैबी थोड़े नर्वस थे, क्योंकि हर बार शेर और पास आता था। अंकल एंड्रयू के दांत बज रहे थे और घुटने कांप रहे थे, इतने कि वो भाग भी नहीं सकते थे। अचानक जादूगरनी हिम्मत करके आगे बढ़ी। शेर आता जा रहा था। अब सिर्फ 12 गज दूर वो लोहे की छड़ उठाई और सीधे शेर के सिर पर फेंक दी। इस दूरी से निशाना चूकना असंभव था। छड़ शेर के माथे पर सीधी लगी, उछली और घास में गिर गई। शेर चलता रहा, न तेज न धीमा। यह कहना मुश्किल था
कि उसे इसका एहसास भी हुआ या नहीं। उसके नरम पंजों से आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी धरती उसके वजन से कांप रही थी। जादूगरनी चीखी और भागी, कुछ ही क्षणों में पेड़ों में गायब। अंकल एंड्रयू भी भागने लगे, पर एक जड़ से टकराकर गिर पड़े और पानी में मुंह के बल जा गिरे। बच्चे हिल भी नहीं सके। उन्हें यकीन भी नहीं था कि वे हिलना चाहते भी है या नहीं। शेर ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका बड़ा लाल मुंह खुला था, लेकिन गाने के लिए, गर्जने के लिए नहीं। वो उनके पास से गुजरा, इतना पास कि वे उसकी आयाल को छू सकते थे। वे डर रहे थे कि वो मुड़कर देख न ले, और अजीब तरह से चाहते भी थे कि वो देखे, लेकिन उसने ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वे अदृश्य हों। फिर वो कुछ आगे गया, मुड़ा, वापस गुजरा और पूर्व दिशा की ओर चलता रहा। अंकल एंड्रयू उठे, खांसते हुए। अब डिग्री, उन्होंने कहा। वो औरत गई, वो दानवसा शेर भी चला गया। मेरा हाथ पकड़ो और तुरंत अंगूठी पहन लो। दूर रहो, डिग्री चिल्लाया। पॉली, उससे दूर रहो। अगर तुम एक कदम भी करीब आए तो हम गायब हो जाएंगे। अभी तुरंत बात मानो, अंकल एंड्रयू बोले। तुम बहुत ही बदतमीज बच्चे हो। कोई डर नहीं, डिग्री बोला। हम यही रहकर देखना चाहते हैं आगे क्या होता है। आप तो दूसरे संसारों के बारे में जानना चाहते थे। अब क्या ये पसंद नहीं आया? पसंद, अंकल एंड्रयू चिल्लाए। मेरी हालत देखो, और ये मेरी सबसे अच्छी कोट और वेस्ट कोट थी। वो सच में बुरी हालत में दिख रहे थे, क्योंकि जितने सजधज कर कोई हो, उतना ही बुरा लगता है जब वो गिरे हुए गाड़ी से बाहर रेंगता है और कीचड़ भरी नाली में गिरता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जगह दिलचस्प नहीं, उन्होंने कहा। अगर मैं जवान होता, मैं यहां किसी शिकारी को भेजता। कुछ न कुछ फायदे का मिल ही जाता। यहां की हवा अद्भुत है। शायद मुझे फायदा भी होता अगर हालात थोड़ा अच्छे होते। काश कोई बंदूक होती। बंदूक वंदूक की बात छोड़ो, कैबी बोला। मैं स्ट्रॉबेरी को साफ कर दूं। वो घोड़ा कुछ लोगों से ज्यादा समझदार है। वो घोड़े की ओर चले गए। क्या आपको लगता है कि इस शेर को बंदूक से मारा जा सकता है? डिग्री ने पूछा। उसे लोहे की छड़ से फर्क नहीं पड़ा। अपनी सारी बुराइयों के बावजूद, अंकल एंड्रयू बोले, जादूगरनी बड़ी हिम्मती है। बड़ा बहादुर काम किया। बहादुरी नहीं, बुराई है, पॉली बोली। शेर ने उसका क्या बिगाड़ा था? अरे, ये देखो, डिग्री चिल्लाया। सिर्फ कुछ यार्ड दूर कुछ उग रहा था। एक छोटा सा लैंप पोस्ट, लगभग 3 फीट ऊंचा, और बढ़ता ही जा रहा था, उसी तरह जैसे पेड़ उग रहे थे। ये भी जिंदा है, मतलब ये जला हुआ भी है, डिग्री बोला। और सच में उसमें रोशनी जल रही थी। अद्भुत, बेहद अद्भुत, अंकल एंड्रयू बोले। ये कैसी दुनिया है जहां एक लैंप पोस्ट भी उगकर बड़ा हो सकता है। सोचता हूं, लैंप पोस्ट किस बीज से उगता है? क्या आपको समझ नहीं आया? डिग्री बोला। ये वही जगह है जहां छड़ गिरी थी। वही छड़ जो वो जादूगरनी हमारे संसार के लैंप पोस्ट से तोड़कर लाई थी। वो मिट्टी में धंस गई, और अब ये लैंप पोस्ट बनकर उग रही है। अब ये डिग्री जितना ऊंचा हो चुका था। कमाल, अविश्वसनीय, अंकल एंड्रयू बोले। लोग मेरी जादूगरी पर हंसते थे, और अब देखो, मैंने ऐसी दुनिया खोजी है जहां हर चीज उगती है। ये तो अमेरिका की खोज से भी बड़ा काम है। सोचो, यहां स्क्रैप आयरन डालो और नई रेल इंजन और युद्धपोत उग जाएंगे, मुफ्त में, और मैं इंग्लैंड में ऊंचे दाम में बेच दूंगा। मैं करोड़पति बन जाऊंगा। आप जादूगरनी की तरह ही है, पॉली बोली। आपकी सोच सिर्फ मारने काटने और बेकार की हवस पर चलती है। और फिर अंकल एंड्रयू सपने में खोए बोले, शायद मैं यहां बहुत लंबा जीऊं। ये तो जवानी की भूमि है। ओह, डिग्री बोल पड़ा। जवानी की भूमि, क्या यह सच है? उसे तुरंत अपनी मां याद आ गई। अंकल एंड्रयू, क्या यहां कुछ ऐसा होगा जो मां को ठीक कर दे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अंकल एंड्रयू बोले, ये कोई दवाई की दुकान नहीं है। आपको उनकी परवाह ही नहीं। डिग्री गुस्से से बोला, वो आपकी बहन भी है। खैर, कोई बात नहीं, मैं सीधे शेर से पूछूंगा। और वो तेजी से चल पड़ा। पॉली थोड़ी देर रुकी, फिर उसके पीछे चली। अंकल एंड्रयू डरते डरते दूरी बनाए पीछा करने लगे। कुछ ही देर में वे जंगल के किनारे पहुंचे। शेर अब भी गा रहा था, लेकिन अब गीत एक धुन जैसा था, जंगली, उन्मत्त, ऊर्जा से भरा हुआ। इसने आपको दौड़ने, कूदने, चढ़ने का मन कराया, चिल्लाने का मन कराया, किसी को गले लगाने या उससे लड़ने का मन कराया।
जमीन उबलने लगी, जैसे पानी उबलता है। हरे टीले उठने लगे, छोटे बड़े, कुछ पहाड़ी जितने। और फिर वे फटे और उनमें से जानवर निकलने लगे। छछूंदर, कुत्ते, हिरण, मेंढक, तेंदुए, पक्षी, तितलियां, मधुमक्खियां, और अंत में सबसे बड़ा टीला फटा और उससे हाथी निकला। शेर का गीत अब सुनाई नहीं दे रहा था, इतना कोलाहल था। लेकिन शेर दिखाई दे रहा था, इतना विशाल और तेजस्वी कि उससे आंखें हटती नहीं थी। घोड़ा भी अब बाकी जानवरों में शामिल हो गया। अब वो थकाहारा नौकर जैसा नहीं, बल्कि गर्वीला और ताकतवर दिख रहा था। शेर अब चुप था। वो जानवरों के बीच चल रहा था और हर बार दो दो जानवरों की नाक से अपनी नाक छूता। 2 बीवर, 2 तेंदुए, एक हिरण और एक मादा हिरण। कुछ जानवरों को वो छोड़ देता, जिन्हें छूता वे उसके पीछे हो लेते। जब वो रुका, चुने हुए जानवरों का एक बड़ा घेरा उसके चारों ओर बन गया। बाकी जानवर दूर चले गए। अब पूरा सन्नाटा था, सिर्फ पानी की आवाज। डिगरी का दिल जोर से धड़क रहा था, कुछ अद्भुत होने वाला था। शेर ने बिना पलक झपके घेरा बनाए जानवरों को घूरा। धीरे धीरे उनमें बदलाव आने लगा। छोटे जानवर बड़े हो गए, बड़े जानवर थोड़ा छोटे, कुछ पीछे के पैरों पर उठ गए, कुछ सिर तिरछा कर ध्यान से सुनने लगे। फिर शेर ने सांस छोड़ी, लंबी, गर्म, जैसे हवा पेड़ों को झुलाती है। ऊपर आसमान में तारे फिर से गाने लगे, ठंडी, शुद्ध, ऊंची धुन। फिर एक चमक, जैसे आग, लेकिन किसी को जली नहीं। और फिर एक गहरी, प्रचंड, विशाल आवाज, नार्निया, 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 जागो, प्रेम करो, सोचो, बोलो, चलते फिरते पेड़ बनो, बोलने वाले जानवर बनो, पवित्र जल बनो,